हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं शुरू से। शुरू का मतलब क्लास 12 को शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे क्लास 11 में हम लोग ने चैप्टर वाइज स्टार्ट किया है और 2 लेक्चर हो चुके हैं, उसी तरह से 12th में भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले इंट्रो देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो 12th की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 16 है, ठीक है, कंपेयर टू 11 में आपको 22 चैप्टर मिलेंगे। मैंने ऑलरेडी पहले लिख लिया है सारी चीजें, टाइम बच जाए एक तरह से हमारा। तो 16 चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं और टोटल यूनिट कितनी 5, यानी ये 16 चैप्टर 5 यूनिट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो 5 यूनिट कौन कौन सी हैं उनको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहली यूनिट की बात करें तो यहाँ पे 4 चैप्टर दिख रहे हैं। सेकेंड यूनिट में हम लोग देखें तो 3 चैप्टर हैं। इसी तरह से थर्ड यूनिट में भी 3 चैप्टर आपको मिलेंगे। फोर्थ यूनिट में आपको 2 चैप्टर मिलेंगे। लास्ट यूनिट यानी 5th यूनिट के अंदर आपको 4 चैप्टर मिलेंगे। पहली यूनिट का नाम रिप्रोडक्शन है, ओके और यहां पे आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जनरल इंट्रोडक्शन यहां पे हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म में पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, किस किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। देन प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, किस प्लांट की बात यहां पर हो रही है, किस तरह के प्लांट्स की, एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन पूरी प्रोसेस चलती है, वहां पर सीड का जर्मिनेशन किस तरह से होता है और सारी चीजें भी देखेंगे। देन चैप्टर 3 की अगर बात करें तो चैप्टर 3 में आपको मिलेगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है। यहाँ पर पूरी ह्यूमन में किस तरह से डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, गैमेट किस तरह से डेवलप होते हैं, किस तरह से फॉर्म होते हैं, देन जायगोट का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो ओवरऑल सारी प्रोसेस पढ़ना है। लास्ट यूनिट है रिप्रोडक्टिव। हमारी 5 यूनिट्स हैं और ये नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं कि हर यूनिट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं। ये पहली यूनिट के बारे में है कि पहली यूनिट का नाम रिप्रोडक्शन है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, 4 चैप्टर्स हैं। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक इस चैप्टर का, लाइफ स्पैन। तो व्हाट इज द लाइफ स्पैन। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है उसकी डेथ होनी है। तो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच का जो ड्यूरेशन है और जो सारे फेजेस से वो गुजर रहा है, उस पूरे पीरियड को, उस पूरे ड्यूरेशन को हम उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन बोलेंगे। ओके, तो पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, नॉट एक्सीडेंटल डेथ, नेचुरल डेथ की यहां बात हो रही है। इस पूरे ड्यूरेशन को, इस पूरे पीरियड को हम नाम क्या दे रहे हैं, लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन के कौन कौन से फेजेस हैं। पहला तो बर्थ, सेकंड वेजिटेटिव या जुवेनाइल फेज, थर्ड रिप्रोडक्टिव फेज, फोर्थ एजिंग या सेनेसेंस फेज और 5th नंबर पे डेथ। ओके, तो बर्थ के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो है वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव टर्म हम लोग यूज करते हैं प्लांट के लिए और जुवेनाइल फेज टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम लोग फॉर एनिमल्स के लिए। तो ये कैसा फेज है, वो फेज है जो जस्ट आफ्टर द बर्थ स्टार्ट होता है और रिप्रोडक्टिव फेज के पहले तक चल रहा है, जस्ट पहले तक। तो ये इनिशियल ग्रोथ फेज है जहां पे ऑर्गेनिज्म अपने अंदर ये कैपेसिटी डेवलप कर रहा होता है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी डेवलप्ड नहीं हो चुकी होती है, वो डेवलपिंग के प्रोसेस में चल रही होती है। इसी वजह से इसको हम लोग प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी कहते हैं, जहां पे ऑर्गेनिज्म डेवलप कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब वो फेज जहां पर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो चुका है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। अगर प्लांट्स की बात करें तो वहां फ्लावरिंग का आना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, अटेन रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एंड एबल टू प्रोड्यूस गैमेट्स, मतलब स्पर्म और ओवम का प्रोडक्शन वहां पर स्टार्ट हो चुका होता है ताकि फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात मैं कर रहा हूं यहां पे। गैमेट अगर बन रहे हैं तो वहां पे सीधा से दिमाग में आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फाइन। तो यहां पर क्या, रिप्रोडक्टिवली जो कैपेसिटी है वो डेवलप्ड हो चुकी है, तैयार हो चुकी है और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आता है एजिंग, इसको हम लोग पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज भी बोल सकते हैं, जहां पर इस तरह के चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस क्या है, इरिवर्सिबल चेंजेस, जो फाइनली क्या कॉज करते हैं, डेथ कॉज करते हैं, यानी हमारा 5वां वाला फेज जो है। तो ये 5 फेज हम लोगों ने देख लिए किसके, लाइफ स्पैन के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल स्टेज ऑफ लाइफ स्पैन रेगुलेटेड बाय जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबका लाइफ स्पैन वेरी कर सकता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज टू स्पीशीज। अब इसकी वजह क्या भाई, सबसे मेन वजह यह है जेनेटिक डिजाइन। हर ऑर्गेनिज्म या हर स्पीशीज की अगर बात की जाए तो उसकी जेनेटिक डिजाइन दूसरे ऑर्गेनिज्म से हमेशा क्या होगी, अलग होगी। तो यह बहुत ज्यादा रेगुलेट करेगी। किसी पर्टिकुलर फेज में या किसी पर्टिकुलर स्टेज की बात की जाए तो कोई पर्टिकुलर जीन एक्टिव होगा
और हो सकता है नेक्स्ट फेज में यानी आने वाले अगले फेज में वही जीन इनएक्टिव हो जाए, कोई नया जीन एक्टिव हो जाए। कुछ जीन ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में जो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल एक्टिव होते हैं। ओके, तो ये वेरी कर सकता है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एक तो जेनेटिक फैक्टर हो गए जो आपकी जेनेटिक डिजाइन, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं लाइफ स्पैन को रेगुलेट करने में। नेक्स्ट, लाइफ स्पैन नॉट को रिलेटेड विथ साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब कहने का क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म तो जेनेटिक डिजाइन अलग अलग होने की वजह से लाइफ स्पैन अलग हो रही है। साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि दो ऑर्गेनिज्म जिनका साइज सिमिलर है, लगभग सिमिलर, जैसे क्रो और पैरट की अगर हम लोग बात करें तो इनका डिजाइन, बॉडी डिजाइन लगभग एक जैसा है, या साइज की अगर बात करें लगभग एक जैसा है, लेकिन जेनेटिक डिजाइन फिर से क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते दो ऑर्गेनिज्म है जिनकी साइज सिमिलर है, या एक बहुत बड़ा है दूसरा बहुत छोटा है, तो क्यों नहीं इनके लाइफ स्पैन एक बराबर से एक समान है या सिमिलर टाइप है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अगर आप देखें तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट, डेथ इज सर्टेनिटी एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल। मतलब कहने क्या हुआ, जो भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पर आया सबकी डेथ होनी है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ, जैसे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, मोनेरन्स की बात कर लेते हैं, उसके अलावा प्रोटिस्टेंस की बात कर लेते हैं। प्रोटिस्टेंस में आप प्रोटोजोन्स की बात करें, उसमें अमीबा की अगर हम लोग बात कर लें तो अमीबा को हम लोग कंसीडर करते हैं इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म है। इसकी नेचुरल डेथ नहीं होगी, एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है। अब मार दीजिए जबरदस्ती उसको तो बात अलग है कि टॉक्सिक केमिकल का इंट्रोडक्शन दे दीजिए या किसी और तरह से उसे आप मार सकते हैं, लेकिन नेचुरल डेथ नहीं होगी। वजह क्या है भाई, अगर ये सपोज करते हैं अमीबा है तो ये डिवाइड करेगी अपनी प्रोजीनी को बढ़ाने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो सेल डिवीजन सिंपल करेगी। तो जब सेल डिवीजन कर रही है तो ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी बाय द फिजन, है ना। तो ये क्या हो गए, टू डॉटर सेल्स। अब यहां पर ये पेरेंटल सेल है, तो अब कंफ्यूजन ये हो रहा है कि भाई एक्चुअल में यहां पे पेरेंटल सेल जो डिवाइड हुई है वो कौन सी है। तो जो पेरेंटल सेल उसकी आइडेंटिटी आप यहां पे कंफर्म नहीं कर पाएंगे। ये दो दो डॉटर सेल बनी है, फिर ये आगे चलकर इसी तरह से मैच्योर होंगी और डिवाइड होंगी। तो यहां पे इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती कि डेथ होने से पहले ये क्या हो जा रही है, डिवाइड हो जा रही है दो डॉटर सेल में, और यहां पे आइडेंटिटी इस डॉटर सेल की इन दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। इसलिए इनको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, इमॉर्टल। अब कुछ लाइफ स्पैन देख लेते हैं, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन प्लांट्स और एनिमल्स के केस में। जैसे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन की बात करें तो मे फ्लाई की है, जिसको हम लोग डे फ्लाइज या 24 आवर इंसेक्ट्स भी कहते हैं, वन डे इंसेक्ट्स भी कहते हैं। तो इसकी लाइफ साइकिल क्या है, एक दिन की है। हालांकि ये बहुत ज्यादा सही नहीं है, अगर आप डायग्रामेटिकली देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इसका एडल्ट वाली कंडीशन है, यानी इमेगो की कंडीशन की बात हो रही है, वो फेज एक दिन की होती है। हालांकि लार्वा जो होता है कई सालों तक जिंदा रहता है पानी के अंदर, ये मैक्सिमम एक्वाटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। वहीं लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन इन केस ऑफ एनिमल देखे तो टॉर्टोइज की कितनी है, वो 100 to 150 ईयर्स, बॉय हेड वेल की 150 to 200 ईयर्स, पैरट की 140 ईयर्स। वहीं लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन प्लांट के केस में देखें तो सिकोया की 3000 to 4000 ईयर्स, जिसे रेडवुड ट्री भी कहते हैं, अमेरिका में ये पाया जाता है। बनियान ट्री की देखें तो 200 to 300 ईयर्स। वहीं पीपल ट्री की अगर हम लोग देखें तो 2000 to 3000 ईयर्स। तो ये अलग अलग लाइफ स्पैन हम लोगों ने देखी है। लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन हमने यहां पे मैक्सिमम लिखा हुआ है, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि अलग अलग लाइफ स्पैन अलग अलग ऑर्गेनिज्म का यहां पर शो किया जा रहा है। ओके, तो हम लोगों ने लाइफ स्पैन देख लिया और अलग अलग ऑर्गेनिज्म के क्या लाइफ स्पैन है, क्या वेरिएशन है, इसकी वजह क्या है, ये भी हम लोगों ने देख ली। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है, दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस जहां कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहा है ना, यानी कि नए ऑफस्प्रिंग का बनना, जिसे हम लोग प्रोजेनी भी कह रहे हैं। ये प्रोजेनी सिमिलर होगी, कैसी सिमिलर होगी, अपने पेरेंट जैसे। सिमिलर का मतलब यहां क्लोन से लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर रिप्रोडक्शन में क्लोन का फॉर्मेशन होगा, अभी आगे हम लोग देख लेंगे कहां क्लोन बनेगा, कहां एग्जैक्ट कॉपीज बनेगी। तो बेसिक सी बात क्या है, दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें
कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करेगा, मतलब कैट कैट ही फॉर्मेशन करेगा, कैट टाइगर नहीं बनाएगा, और टाइगर टाइगर ही बनाएगा, टाइगर कैट नहीं बनाएगा, है ना, प्रोड्यूस नहीं करेगा। पर्पस क्या है प्रोडक्शन का? बेसिक पर्पस अगर हम लोग देखें तो कंटिन्यू द स्पीशीज आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि मेन पर्पस अगर हम लोग देखें तो मेन पर्पस क्या है रिप्रोडक्शन का? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन बनाए रखने के लिए कोई भी स्पीशीज की बात करें, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो वहां फंडामेंटली अगर बायोलॉजिकल का रोल देखें तो यही कि हम अपनी स्पीशीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखें इस अर्थ पे, साथ ही साथ अर्थ पर लाइफ को बनाए रखना, यानी सस्टेन करके रखना, टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। इस अर्थ पे अगर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है तो इसकी मेन वजह क्या है? रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन से न्यू ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं और फिर वो आगे की प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हैं और अपनी जैसी नई स्पीशीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज द फीचर्स? तो पूरे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डीएनए का रेप्लिकेशन होना, नहीं डीएनए की सिंथेसिस होना। इसके साथ ही साथ और भी बायोमॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है, जैसे आरएनए का सिंथेसिस होना, प्रोटीन की सिंथेसिस होना। रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी नए गैमेट बन रहे हैं वहां पर गैमेट तब बनेंगे जब पहले डीएनए का रेप्लिकेशन और आरएनए की सिंथेसिस हो चुकी होती है, उसके बाद गैमेट का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ सेल डिवीजन और सेल की ग्रोथ भी होगी, माइटोसिस या मियोसिस या दोनों ही चलेंगे, डिपेंड करता है कि पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा है, यानी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा चल रहा है। और इसके बाद क्या हो रहा है? गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट फ्यूज करेंगे, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर जायगोट एक सर्टेन टाइम तक डेवलप करेगा और फिर न्यू यंग वंस का प्रोडक्शन होगा। अब नेक्स्ट आते हैं कि कौन से रोल हैं या कौन से फैक्टर्स हैं जो पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं, मतलब टाइप ऑफ रेगुलेशन कितनी तरह का हो सकता है। मोटी मोटी बात है कि एक एसेक्सुअल हो सकता है, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसको रेगुलेट करने वाले ये पैटर्न अलग अलग क्यों है अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे? तो ये डिपेंड करता है एक तो हैबिटेट पे कि किस हैबिटेट पे पाए जा रहे हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट इंटरनल फिजियोलॉजी कि ऑर्गेनिज्म की इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है। वही फिर से वही बात हो जाएगी कि जेनेटिक डिजाइन, हार्मोनल एक्शन और जो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स किसी सेल के अंदर या बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं तो उनका क्या इंटरेक्शन हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरह का होगा अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। तो नेक्स्ट अब इसके आगे बढ़ते हैं, हम लोग टाइप में देख लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एक तो एसेक्सुअल है और दूसरा कौन सा है? सेक्सुअल है। एसेक्सुअल में एक और कैटेगरी हम लोग देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं। वो टर्मिनोलॉजी हम लोग बेसिकली प्लांट के लिए यूज करते हैं, वो भी एक टाइप ही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जहां पे सिंगल पेरेंट ऑलवेज इन्वॉल्व होंगे और वही न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करेंगे। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये यूनिपेरेंटल भी हो सकता है, बाईपेरेंटल भी हो सकता है। भाई यहां पर हमने लिखा है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व और यूनिपेरेंटल, मतलब एक पेरेंट ही न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करेगा, जबकि सेक्सुअल में मैंने लिखा है यूनी एंड बाईपेरेंटल बोथ। ध्यान दीजिएगा यहां पर मोस्टली अगर देखें यानी जनरली अगर हम बात करें तो बाई पेरेंटल होता है कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं, वो गैमेट फ्यूज होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, देन जायगोट का डेवलपमेंट होगा। डिपेंड करेगा कि इंटरनल डेवलपमेंट हो रहा है या एक्सटर्नल डेवलपमेंट हो रहा है, बट सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहा है ऑर्गेनिज्म। यूनिपेरेंटल उस केस में होगा जहां पर ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल होगा। फाइन, बात समझ में आ रही होगी। ये केस आपको एनिमल्स के केस में मिलेगा, यही केस आपको प्लांट में भी मिलेगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बाइसेक्सुअल है, मतलब कहने का ऑर्गेनिज्म तो एक ही है लेकिन गैमेट प्रोड्यूस करने वाले जो गोनैड है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक ही बॉडी में पाए जा रहे हैं, तो वो दोनों ही तरह के गैमेट का प्रोडक्शन कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि वो गैमेट किसी एक समय पर फ्यूज होते हैं यानी सेल्फ फर्टिलाइज होते हैं या क्रॉस फर्टिलाइज करते हैं, ये अलग मैटर है। लेकिन यूनिपेरेंटल कंडीशन का मतलब क्या हुआ? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में, जिन्हें हम लोग हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जैसे अर्थवॉर्म है, लीच है, इसी तरह प्लांट के केस में देखें बाइसेक्सुअल फ्लावर जहां पाए जा रहे हैं, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को यहां यूनिपेरेंटल कहने का मकसद क्या है। बाइपेरेंटल तो जनरली पाया जाता है लेकिन यूनिपेरेंटल भी पाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ही हम बोल दें कि ऑलवेज बाइपेरेंटल है। ओके, नेक्स्ट
विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। अब ये नई लाइन मिली है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। हमेशा दिमाग में आता है कि जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है वहां गैमेट बनेंगे, एसेक्सुअल में गैमेट नहीं बनेंगे। लेकिन अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां लिखा है विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। विदाउट तो समझ में आ रहा है कि विदाउट कभी भी गैमेट का फॉर्मेशन नॉर्मली नहीं होगा, लेकिन विद गैमेट फॉर्मेशन गैमेट बन रहा है तो उससे सेक्सुअल क्यों नहीं कह रहे हैं? वजह यह है कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक नया पैटर्न फॉलो करते हैं अपने आप को रिप्रोड्यूस कराने का और न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन करने का, जिसे हम लोग टर्मिनोलॉजी देते हैं पार्थेनोजेनेसिस, है ना। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होते हैं। जैसे आप हनी बी में अगर बात करें तो वहां पे मेल यानी ड्रोन जो होते हैं, ड्रोन ये अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी क्या है? एक तो गैमेट का बनना जो यहां पे ऑलवेज बन रहे हैं, दूसरा गैमेट का फ्यूजन भी जरूरी है। गैमेट बनना ही इंपॉर्टेंट नहीं, गैमेट का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन भी जरूरी होगा, तब हम बोल सकते हैं ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा। अदरवाइज वो चला जाएगा पार्थेनोजेनेसिस के केस में या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जहां गैमेट तो बन रहे हैं, गैमेट हैप्लॉइड भी हो रहे हैं, लेकिन वहां पर जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है वो बिना फर्टिलाइज एग से यानी अनफर्टिलाइज एग से डेवलप हो रहा है। जैसे कि ड्रोन की बात करें, ड्रोन क्या है? मेल है, ओके, और ये अनफर्टिलाइज एग से डेवलप होते हैं, तो इनकी पूरी बॉडी क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। जो क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन होगा वो क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। तो समझ में आ गया होगा कि यहां पे गैमेट बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते, जबकि यहां पर गैमेट ऑलवेज बनेंगे। सेक्सुअल प्रोडक्शन में गैमेट हमेशा बनेंगे। क्लोन फॉर्मेशन यहां पर होगा। क्लोन क्या होता है? क्लोन वो होते हैं जो जेनेटिकली प्लस मार्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होंगे। किसके आइडेंटिकल होंगे? अपने पेरेंट के, जहां से वो बन रहे हैं। मतलब जो ऑर्गेनिज्म ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है, यानी नई पुर्जेनी जो आ रही है या नई ऑफस्प्रिंग जो आ रही है, वो ऑफस्प्रिंग या वो प्रोजेनी अपने पेरेंट के आइडेंटिकल या एग्जैक्ट कॉपी होगी, जेनेटिकली भी और मार्फोलॉजिकली। अगर ऐसा है तो वो क्लोन है। और ये पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फाइन। जबकि यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पे कोई क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, नो वेरिएशन नो इवोल्यूशन। यहां पे कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, ना ही किसी तरह का इवोल्यूशन में मदद मिलेगी। जबकि यहां पर क्या लिखा है? वेरिएशन टेक प्लेस ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। वजह क्या है वेरिएशन होने की? आपने पढ़ा होगा मियोसिस सेल डिवीजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसे हम लोग एक और भाषा में रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? जेनेटिक एक्सचेंज होता है बिटवीन क्रोमोसोम्स। तो जब जेनेटिक एक्सचेंज होता है तो जो जेनेटिक मेकअप होता है, जो पूरा जेनेटिक फ्रेमवर्क होता है, उसमें कुछ बदलाव होता है। तो जब बदलाव होगा तो वेरिएशन आएगा जेनेटिक मटेरियल में और नए टाइप के कॉम्बिनेशन बनेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन होते हैं। कब हो रहा है? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो इस मदद किस में करेगा? हेल्प इन इवोल्यूशन एंड बेटर चांस ऑफ इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन। तो जब जाहिर सी बात है नया वेरिएशन आएगा, नया रिकॉम्बिनेंट बनेगा, तो वो इवोल्यूशन में भी मदद करेगा, साथ ही साथ एडेप्टेशन में भी मदद करेगा। नेक्स्ट, ये फास्ट प्रोसेस होती है भाई। रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहां क्या होता है? तेज होता है, तो ये फास्ट प्रोसेस होगी। क्रॉडिंग बहुत तेजी से हो सकती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज भी आप मान सकते हैं। जबकि ये स्लो प्रोसेस है तो ये इसका डिसएडवांटेज मान सकते हैं। लेकिन यहां पे क्रॉडिंग जो होगी, यानी जो नए ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं बहुत तेजी से नहीं आएंगे, तो ये इसका एडवांटेज भी हो सकता है। तो ये फास्ट प्रोसेस हो सकती है, जबकि ये क्या है? स्लो प्रोसेस। यहां गैमेट का फॉर्मेशन होगा, देन जायगोट फॉर्मेशन होगा। जायगोट एक अपने निर्धारित समय पे एक पर्टिकुलर टाइम तक वो ग्रो करेगा, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। सेल डिवीजन यहां पे माइटोसिस होगा, जबकि यहां पे सेल डिवीजन माइटोसिस और मायोसिस दोनों हो सकता है। ध्यान रखिएगा, यहां केवल माइटोसिस होगा, जबकि यहां पर माइटोसिस और मियोसिस दोनों होगा। अब दिमाग में यह बात आएगी भाई, जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी हैप्लॉइड हैं तो वो मियोसिस कहां से करेंगे गैमेट फॉर्मेशन के लिए? तो ये सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे कि सेल डिवीजन गैमेट फॉर्मेशन के दौरान किस किस तरह से चेंजेबल है अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप, कि बॉडी में क्रोमोसोम हैप्लॉइड है या बॉडी में क्रोमोसोम डिप्लॉयड है। इसके अलावा भी और सारे डिफरेंस है, जैसे यहां पर जायगोट का फ्यूजन नहीं होगा, मतलब नो फर्टिलाइजेशन हम कह सकते हैं, नो फर्टिलाइजेशन। इसी तरह से नो जायगोट फॉर्मेशन, ठीक है। कोई जेस्टेशन पीरियड यहां पर नहीं होगी, जबकि यहां पे ये होगा कि गैमेट फ्यूजन भी होगा, गैमेट फ्यूजन
मतलब फर्टिलाइजेशन, और जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जायगोट भी बनेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ध्यान रखिएगा कि गैमीट बनना ही इंपॉर्टेंट नहीं, गैमीट का फ्यूजन यानी सिनगैमी जिसे हम लोग कहते हैं वो भी जरूरी है, तब जाकर वो कैटेगराइज होगा किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट, किसमें पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? प्लांट के केस में पाया जाता है, जहां पे हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसके अलावा कॉमन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक मोनेरन, प्रोटिस्टेंस। इसके अलावा फंजी और एल्गी में पाया जाता है। साथ ही साथ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जहां पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल टाइप पाया जाता है, जैसे पोरीफेरेंस की बात कर लें हम लोग, ठीक है, प्लेनेरिया के केस में वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। अभी जब हम लोग टाइप देखेंगे, एसेक्सुअल का भी टाइप आगे पढ़ेंगे, तो वहां पे देखेंगे कि कौन कौन से सिंपल टाइप ऑफ एनिमल्स या प्लांट है जहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, और उसमें भी आपको अलग अलग पैटर्न दिखेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इसके एग्जांपल क्या, जितने भी हायर प्लांट्स और एनिमल्स हैं या सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें जिनका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है थोड़ा सा सिंपल होता है, उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। अगर बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया में आपको प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, उसे ट्रू नहीं कह सकते हैं, जिसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं कंजुगेशन, ठीक है, बैक्टीरिया में यह केस पाया जाएगा, तो इसको प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप कह सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया कि रिप्रोडक्शन क्या है, उसका पर्पस क्या है, फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन के कितने पैटर्न है, ये पैटर्न किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं कि एसेक्सुअल होगा या सेक्सुअल होगा या वेजिटेटिव होगा। वेजिटेटिव कहां पे हम लोग यूज करते हैं, फॉर प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, जहां पे वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू प्लांट के प्रोडक्शन में, लेकिन वहां पर कोई दूसरा, आप वेजिटेटिव कहने का मतलब यहां पे समझ, वेजिटेटिव पार्ट की बात हो रही है। वेजिटेटिव पार्ट वो पार्ट है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, मतलब ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मींस फ्लावर्स को छोड़ के सारे ही पार्ट, चाहे वो रूट हो या स्टेम हो या लीफ हो, अगर ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, इनसे न्यू प्लांट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो मेरे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, यानी कि टाइप पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।